जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में रेलवे ग्रुप डी के साइंस के कुछ स्पेक्टर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान दें कि वही प्रश्नों के शुरू में शामिल किया गया है जो कि सारे प्रश्न टॉप लेवल का होगा, और ध्यान दें कि सिर्फ वही पर है जो कि आपसे एग्जाम में टीसीएस पूछेगा दोस्तों, और वही प्रश्नों के शुरू में सिर्फ शामिल भी किया गया है। इसीलिए आपसे इस रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने ये पहला प्रश्न है। वो लोग क्या करते हैं, वो कितना पढ़ना है ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है। तो दोस्तों ध्यान दें, आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है, और ध्यान दें कि ये न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा, ये आप सभी को बताना दोस्तों। ध्यान दें, तो पहले आप सभी को पता होना चाहिए, ध्यान दें कि पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि कार बराबर क्या होता है दोस्तों। ध्यान दें, कार बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि कार बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। ध्यान दें, कार बराबर क्या होता है, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर 4, ध्यान दें कि यहाँ पे 4C है और गुना यहाँ पे 10 वोल्ट है दोस्तों। तो जब इसे आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे कितना होगा, 40 जूल होगा। जूल यहाँ पे क्यों लिखें दोस्तों, क्योंकि कार का इकाई क्या होता है, ध्यान दें कार का इकाई क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो जूल में होगा। तो देखेंगे कि 40 जूल किस ऑप्शन में दोस्तों। ध्यान दें, तो 40 जूल हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व भी कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें, अगला प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से उल्लिखित तत्वों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया दोस्तों। यानी कि यहाँ पे प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें एक ऑप्शन गलत है और 3 ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है ये आप सभी को बताना दोस्तों। तो आइए हम 4 ऑप्शनों को पहले हम पढ़ कर समझते हैं। पहला ऑप्शन है, ध्यान दें कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ध्यान दें, पहला ऑप्शन है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति का ये सही है दोस्तों, आप सभी को बताना है। दूसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और तीसरा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना, और 4 नंबर है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा एक ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्यान दें कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होता है दोस्तों। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये बिल्कुल सही है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना ये भी सही है, और वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है दोस्तों ये भी सही है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक वस्तु को आपतन दर्पण के, ध्यान दें कि वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान दें, आइए तो फिर से एक बार पढ़ते हैं कि जब एक वस्तु को, ध्यान दें कि आपतन दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर, ध्यान दें, रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा। तो याद है दोस्तों, तो इसका छवि का निर्माण कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि फोकस से और केंद्र के बीच कहाँ होगा, फोकस और केंद्र के बीच होगा। जब आपतन दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो छवि का निर्माण, ध्यान दें कि फोकस और केंद्र के बीच होगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होता है। ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे, ध्यान दें, किसमें निर्मित होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडाशय, जिसे कि हम ओवरी भी करते हैं, जिसे कि हम ओवरी भी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों माता रोगाणु कोशिकाएं, ध्यान दें, या अंडे जिसमें कि निर्माण होता है उसे हम अंडाशय या ओवरी भी करते हैं। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है, ये आप सभी को बताना दोस्तों। ध्यान दें, तो यहाँ पे प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, ये दोनों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है क्या ये दोनों ऑप्शन सही है या दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे पहले ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एल्युमिनियम
एल्युमिनियम में, ध्यान दें कि एल्युमिनियम में यहाँ पे धावने की गति जो है दोस्तों वो क्या 6220 मीटर पर सेकेंड होता है, या निकेल में धावने की गति यहाँ पे 6040 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जो निकेल का, ध्यान है कि निकेल में जो धावने की गति है दोस्तों वो 6040, ध्यान दें कि 6040 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही होगा। लेकिन ये भी याद रहे कि एल्युमिनियम में दोस्तों ध्यान दें कि धावने की गति यहाँ पे 6220 नहीं 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में, ध्यान दें कि जल में धावने की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा दोस्तों, तो याद है कि जल की बात करेगा दोस्तों तो इसका होगा 1498 मीटर पर सेकेंड। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लोहा में, ध्यान दें कि लोहा में दोस्तों, ध्यान दें कि लोहा में 25 डिग्री सेल्सियस पर धावने की गति कितना होगा, तो यह भी याद रखिएगा कि 5960, ध्यान दें कि 5960 मीटर पर सेकेंड दोस्तों ये लोहा में 25 डिग्री सेल्सियस पर धावने की गति होगा। और जल में दोस्तों ध्यान दें कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1498 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर वही बात करें एल्युमिनियम में दोस्तों यहाँ पे 6220 नहीं होगा 6420 होगा, और निकेल में आप सभी को पता होगा कि 6040 मीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए हो दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है दोस्तों, ध्यान दें कि डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किस तत्व को किया था दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। तो ध्यान दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पीटी यानी कि प्लेटिनम। ध्यान दें कि प्लेटिनम को ही दोस्तों डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। और ध्यान दें दोस्तों कि उत्प्रेरक का खोज दोस्तों बर्जेलियस को दिया जाता है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि शक्ति। ध्यान दें इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा शक्ति, यानी कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण को हम शक्ति कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे शक्ति बराबर क्या होता है, ध्यान दें कार्य बटे समय होता है। क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, जिसे कि हम ध्यान दें पावर बराबर लिखते हैं P बराबर W/T भी लिखते हैं, ये भी आप सभी लोग को पता होगा। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, अगला प्रश्न क्या रहा, ध्यान दें यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, ध्यान दें कि 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। ध्यान दें कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें कि 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा भिन्न है। ध्यान दें तो विषम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें कि 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है प्लेटिनम, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है गोल्ड और चौथा है ऑक्सीजन दोस्तों। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन भिन्न है, तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। ध्यान दें कि ऑक्सीजन जो है, ध्यान दें ये ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, तो ये गैस है। ध्यान दें ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है जिसका कि परमाणु क्रमांक 8 होता है। और ये बाकी प्लेटिनम सिल्वर ये गोल्ड ये तीनों क्या है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों धातु है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि प्लेटिनम सिल्वर ये गोल्ड ये धातु है और ऑक्सीजन जो है ये गैस है और जिसका कि परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 16 होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्वरण। ध्यान दें कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं और आप सभी को पता होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है, यानी कि ए बराबर क्या होता है, ध्यान दें कि v - u/t होता है, यानी कि अंतिम वेग, ध्यान दें कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। जब अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्वरण बराबर क्या होता है तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे अंतिम वेग, ध्यान दें कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान दें 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें, ध्यान दें कि निहित ऊर्जा कितनी होगी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दें कि यहाँ पे बात किया है स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। ध्यान दें कि निहित स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि स्थितिज ऊर्जा mgh होता है और गतिज ऊर्जा दोस्तों हाफ mvs का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे mgh का हम फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि m का मान यहाँ पे कितना है तो 14 kg है, g का मान यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है और यहाँ पे h का मान कितना है 5 मीटर ऊंचाई यानी कि ये
5 है दोस्तों। तो यहाँ से ध्यान दे, यहाँ से जब अगर ये दशमलव उड़ाएंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे ध्यान दे 10 आएगा, तो 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 14, ध्यान दे ये 60 बार में। तो जब अगर 60 गुने 98 करेंगे, ध्यान दे, तो जब 60 गुने 98 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दे 686 जूल आएगा, ध्यान दे। और कार्य की इकाई क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो आपका आंसर जो होगा वो जूल ही होगा दोस्तों। तो देखिए 686 किस ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ध्यान दें कि कार्य की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो जूल में होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, ध्यान दें, ये 11वां नंबर प्रश्न है कि पंखों के साथ शुष्क और गारंटी विहीन त्वचा होता है, क्या ये सत्य है? तो ध्यान दें अगला क्या है, बिना पंखों के गारंटी वाली त्वचा होती है, क्या ये सत्य है? अगला क्या है कि बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला क्या है कि ध्यान दें कि सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है, ये आप सही को बताना दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ध्यान दें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ध्यान दें कि बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ये आप सभी का दोस्तों। ध्यान दें कि उभयचर में होता है, यानी कि उभयचर में जो होता है यही है कि बिना पंखों वाले ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ये आपका उभयचर में आता है दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणु परमाणु कितने होते हैं? ध्यान दें कि यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजनों का अणु कितना होगा दोस्तों, तो यह सभी को पता होगा। यहाँ पे कितना होगा, तो 6.022 गुने 10⁻23 होगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान दें कि 1 मोल, इसे हम 1 मोल भी करते हैं। ध्यान दें 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 6.022 गुने 10⁻23 होता है दोस्तों। और इसे हम एवोगाड्रो संख्या भी करते हैं। ध्यान दें अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवोगाड्रो नंबर या संख्या कितना होता है, तो ये भी याद रखना है कि 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, तो वो भी आपका आंसर यही होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो भी आपका आंसर यही होगा दोस्तों। यानी कि यहाँ से आपसे प्रश्न दोस्तों घुमा कर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान दें CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है दोस्तों, तो ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। यानी कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे 20 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान की बात करें दोस्तों कितना होगा, 40 होगा। ध्यान दें और यहाँ पे क्लोरीन, ध्यान दें कि क्लोरीन है, तो यहाँ इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ध्यान दें लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो 17 दूनी 34 हो गया और 35.5 होता है। ध्यान दें इसका द्रव्यमान जो होगा वो 35.5 होगा और यहाँ पे 2 है। ध्यान दें कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 35 दूनी 70 और 1 71 हो गया। तो जब 40 से और प्लस से 71 करेंगे दोस्तों कितना होगा, ध्यान दें 1 होगा, यानी कि 111 होगा। तो 111 यूनिट देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो 111 यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका 111 यूनिट होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यही प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों, ध्यान दें कि मांसपेशियों ऊतक के लिए जिम्मेदार क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अंगों में गति उत्पन्न के लिए। ध्यान दें कि हमारे शरीर में मांसपेशियों ऊतक के लिए जिम्मेदार क्या है दोस्तों, तो अंगों में गति उत्पन्न के लिए जिम्मेदार है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बन सकता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एल्युमिनियम। ध्यान दें कि एल्युमिनियम जो है दोस्तों ये उभयधर्मी ऑक्साइड बन सकता है। और आप सभी को पता होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो एल्युमिनियम होता है। ध्यान दें एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और एक पीबी होता है। ये तीनों दोस्तों जो है ध्यान दें कि उभयधर्मी धातु बनाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में ध्यान दें कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आप सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान दें कि विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला है तो वो चार्ल्स डार्विन है। ध्यान दें चार्ल्स डार्विन ने कब किया था, तो ये भी याद रखिएगा, लेकिन आपसे डेट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि पूछा भी जाए। तो 1858 ईस्वी में दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मैग्नीशियम रिबन एक ही चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है और एक के ध्यान दें कि रंगीन पाउडर में बदल जाता है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है कि कौन सी ये मैग्नीशियम जलने के बाद रंगीन पाउडर में बदल जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सफ़ेद। ध्यान दें कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है तो वह रंगीन पाउडर में, ध्यान दें कि वो सफ़ेद, ध्यान दें कि सफ़ेद रंगीन पाउडर में वो बदल जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब बात हो रहा है मैग्नीशियम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। और मैग्नीशियम दोस्तों ध्यान दें कि एक क्षारीय मृदा धातु है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा कि क्षारीय मृदा धातु है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एटीपी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जीव विज्ञान में कोशिकाओं का मुख्य स्रोत जो है वह ध्यान दें कि एटीपी होता है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह भी याद रखना है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और ध्यान रहे कि एटीपी का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। और दोस्तों ध्यान दें कि क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था, तो यह भी याद है कि हैंस क्रेग ने किया था, हैंस क्रेब ने किया था, हैंस क्रेब ने किया था 1937 में किया था। यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा, हैंस क्रेब ने क्रेब चक्र की खोज किया था। और हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण क्रेब चक्र के द्वारा ही होता है दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 जूल बराबर क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें कि कन्फ्यूज करने के लिए ये सभी लिखा गया है, ये सभी सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा गया है। 1 जूल यानी कि दोस्तों जूल का इकाई क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि न्यूटन मीटर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर। देखिए कि किस ऑप्शन में, ध्यान दें यहाँ पर देखिए कि न्यूटन यानी कि एन और एम है किस ऑप्शन में दोस्तों, तो एन और एम हमारा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1n और गुने 1m दोस्तों। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। सिर्फ आप सभी को पता होना चाहिए कि जूल का इकाई क्या होता है, तो न्यूटन और मीटर होता है। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ब्लैक एंड ध्यान दें कि वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं, तो ये आप सभी को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों याद रहे ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दें कि यहाँ पे AgCl और AgBr का उपयोग दोस्तों ध्यान दें कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के उपयोग में किया जाता है दोस्तों। तो Ag यानी कि सिल्वर क्लोराइड और AgBr मतलब ध्यान दें कि सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान दें कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग दोस्तों ध्यान दें कि ब्लैक वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी के उपयोग में किया जाता है। ये सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गलनांक बहुत ही कम होता है, यानी कि यहाँ पे धातु दिया गया है दोस्तों, किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो याद है कि गैलियम। ध्यान दें कि गैलियम जो है दोस्तों इसका गलनांक जो है ना सबसे कम होता है, यह सभी लोग याद रखिएगा। और गैलियम का संकेत Ga होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा नियम है एक चालक के कंडक्टर में ध्यान दें कि संभावित विभव के अंतर और वर्तमान प्रवाह धारा के बीच संबंधों को बताता है दोस्तों। तो याद है कि इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम के नियम। ध्यान दें कि ओम के नियम से दोस्तों कंडक्टर ध्यान दें संभावित विभवों के और वर्तमान धारा के बीच का संबंध दर्शाता है, तो वो ओम के नियम होगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न और ये आज का ये आखिरी प्रश्न क्या है, ध्यान दें में से कौन सा विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये आवेशों के प्रवाह को स्थापित करता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने किया था, लेकिन तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन दोस्तों याद रहे कि इलेक्ट्रॉन की खोज ये बच्चा जानता है कि जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको दोस्तों आगे किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाले क्लासेस हो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।